हिंदी साहित्य की सशक्त कहानियों की निरंतरता में आज सुनिए सुप्रसिद्ध लेखिका प्रमिला वर्मा जी की लिखी हुई कहानी फुनगियों पे धूप। तो शुरू करें कहानी। बर्फ पिघल रही थी और उसमें घिरे पतझड़ के पत्ते लिथड़ चुके थे। रात से अब तक इन झरे पत्तों का मौन विषाद झेल चुकी थीं ये आंखें। टूटे पत्तों से भरी हवा की नन्ही नन्ही लहरियां, मौन विषाद। लेकिन सोचो ज़रा, जब जीवन के कुछ लम्हे बिल्कुल इनके नज़दीक बीतते हैं और धूल कीचड़ में लिथड़ कर ख़त्म हुए पत्तों के निशान भी बाकी नहीं रहते, तब कैसा लगता है? तब जैसे इस तरह टूटना और मिटना वो लंबी मुद्दत से देख रही हूँ। शब्दों के अर्थ फिसलते जा रहे हैं। बर्फ से ठंडे हाथों को पकड़कर इस सीली गंध में शैलेंद्र फिर वही वाक्य दोहरा देते हैं जो रात से दोहरा रहे हैं। सुबह और दोपहर भी इसी जड़ता में बीती थी। शैलेंद्र दोपहर को भी पिए जा रहे थे और वो गुमसुम सी उस झोपड़ी नुमा टेंट में रजाई ओढ़े अधलेटी बैठी थी। बस एक वही वाक्य था जो हवा में तैर रहा था और जिसका अर्थ वो ढूंढने की लगातार कोशिश कर रही थी, और वो लगातार अर्थों से परे कहीं फिसल जाता था। दोनों के बीच मौन पसरा पड़ा था। शीत मरुस्थल के रूप में विख्यात लद्दाख अपने दुस्साध्य भू क्षेत्र और कठिन जलवायु के कारण कुछ विशिष्ट लक्षणों से युक्त सदैव ही रहा है। यहाँ घाटी की बस्ती से भी बहुत दूर इन वैज्ञानिकों का डेरा लगा हुआ है। ये संसार के सबसे ठंडे और सबसे ऊंचे स्थानों में से एक है। पहाड़ों ने उसे सदा ही पुकारा है। जब शैलेंद्र ने उस रात यूं ही फ़ोन पर कहा था, बहुत सौंदर्य है यहाँ, जानती हो अलका, मैं यहाँ ध्रुवीय ठंड का अनुभव कर रहा हूँ, निपट अकेला, तुमसे इतनी दूर, आना चाहोगी यहाँ? तो वो तुरंत तैयार हो गई थी। 1,2500 किलोमीटर की दूरी तय करके जब वो श्रीनगर पहुंची तो स्टेशन पर शैलेंद्र को खड़े पाया था। उमक कर वो शैलेंद्र से लिपटने ही वाली थी कि उन्होंने इशारा किया था, नहीं। साथ में थे डॉक्टर तपन, जो कि दिल्ली जाने के लिए शैलेंद्र के साथ आए थे। आप लकी हैं अलका जी, श्रीनगर लेह मार्ग खुला है और मौसम भी साफ है, डॉक्टर तपन ने विदा लेते हुए मुस्कुराकर बताया। जीप में बैठकर उसे कई बार उल्टियाँ आई थीं। शैलेंद्र ने समझा था कि ये शायद लंबी यात्रा और पहाड़ी वातावरण का असर है जो मैदानी इलाकों के लोगों की तबीयत खराब हो जाती है। लेकिन जब उसने बहुत शर्मा कर अपनी स्थिति से अवगत कराया तो शैलेंद्र एकदम गंभीर हो उठे थे। 3 महीने पहले ही तो शैलेंद्र उसके पास आए थे, तब वो निपट अकेली ही थी और बेटी दिव्या पंचगनी के स्कूल के हॉस्टल में थी। शैलेंद्र का आना उसे कहीं गहरे भिगोता रहा था। ऑफिस से छुट्टी लेकर वो घर पर ही पूरे 10 दिन शैलेंद्र के साथ रही थी, क्योंकि वो शैलेंद्र का अपने पास होना पूरा पूरा महसूस ना चाहती थी। तुम एबॉर्शन करा लो अलका, चौंक पड़ी वो। रात से अब तक कितनी ही बार वो इस वाक्य को सुन चुकी थी और ऐसे चौंक जाती थी मानो सामने शैलेंद्र ना हो, ऐसा कोई इंसान जिसने उसके साथ बलात्कार किया हो। क्यों, डर लगता है शैलेंद्र? नहीं, लेकिन इसके लिए मैं मानसिक रूप से तैयार नहीं हूँ। स्टेट्स में बेटा नीरज है जो बड़ा हो रहा है, मेरी ये नौकरी और फिर साहित्य में मेरा गहरा दखल। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, लेकिन तुम जानती हो अलका, मैं क्या जवाब दूंगा सबको? नहीं अलका नहीं, जो कुछ हुआ है वो एक शारीरिक मांग थी। हमारे प्रेम के बीच एक महसूसना, वी फील ईच अदर, और उसके होने या ना होने में अब हमारा दखल है ना। कॉफ़ी पड़ी पड़ी ठंडी हो चुकी थी। नेपाली लड़का फिर गर्म कॉफ़ी रख गया था और रात के खाने के बारे में पूछ रहा था। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, वो फैसला सा सुनाते हुए पलंग में नीचे सरक गई थी। लिहाफ उसने चारों तरफ अच्छे से खोसा था, लेकिन फिर भी वो थरथरा रही थी। यह थरथराहट ठंड की थी या उसके मन की, वो समझ नहीं पा रही थी। फिर भी वो फैसला ले ही चुकी थी। साहित्य में बड़ी बड़ी डींगें हाँकने वाले ये साहित्यकार अंदर से कितने खोखले हैं, वो समझ चुकी थी। नारी अत्याचार, प्रताड़ना, विवाहेतर संबंध, स्त्री विमर्श इत्यादि पर धारा प्रवाह लिखने वाले ये साहित्यकार अंदर से कितने डरपोक और कमज़ोर होते हैं, कितने निर्मोही, ये उसे आज पता चला। लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि कौन सी रुकावट है शैलेंद्र के रास्ते में। उनकी पत्नी की मृत्यु को बरसों गुजर गए थे। बेटा उनका स्टेट्स में अध्ययन कर रहा है और वे स्वयं अकेले हैं।
फिर कौन सी रुकावट है? तुम नहीं समझोगी अलका, मैं वैज्ञानिक हूँ। उस क्षेत्र में, विदेश में भी मेरा नाम है। एक विशाल कार्य क्षेत्र है और साहित्य मेरी जिंदगी है। अगर मैं ये सब कर भी लेता हूँ तो उस समाज का क्या होगा जिसका मैं अंग हूँ? उस नाम, इज्जत, गौरव का क्या होगा जिसको बरसों मैंने संजोया है, तिनका तिनका करके। अलका, समझो तो। हाँ, तुम डरपोक कह सकती हो मुझे, पर मेरी उस साधना को तो मत छीनो जो बरसों में मैंने कमाई है। तेज हवा और बारिश से ठंड और बढ़ गई थी। इतनी भी कमज़ोर नहीं वो कि आंसू टपकाए, लेकिन आंखें तो भर भर ही आ रही थीं। अंधेरे में नहीं देखा किसी ने किसी को, बस हवा की आवाज़ कानों में टकराती रही और बाहर निशब्द पत्ते बारिश में झड़ते रहे। कितनी उदासी है चारों ओर, उसने सोचा। उदासी तो उस दिन भी थी जब उसके पति अनिल ने फैसला सा सुनाते हुए कहा था, क्या रखा है यहाँ? अमेरिका में जीजी हैं, वे बुला रही हैं। जाते ही तुम्हें और दिव्या को बुला लूँगा। तब दिव्या मात्र 3 वर्ष की थी। शादी के 4 वर्ष हो चुके थे और वो एक सफल डॉक्टर की पत्नी कहलाती थी। एक ऐसा डॉक्टर जो निरंतर सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, परंतु असंतुष्ट ही था, क्योंकि उसे पागलपन की हद तक अमीर होने की आकांक्षा थी। वो हर पल कुछ न कुछ पाना ही चाहता था। दिव्या के जन्म के बाद वो घर में रहना चाहती थी, बच्ची की देखभाल के लिए, परंतु अनिल का कहना था, क्या करोगी घर में बैठकर? अच्छी भली नौकरी है, तुम स्वस्थ हो, क्यों घर में बैठना चाहती हो? अनिल के समक्ष हर तर्क फिजूल था। बहस वो ज़्यादा कर नहीं पाती थी और अनिल उंगलियों पर हिसाब लगाया करते। 15,000 वेतन तुम्हारा, क्या बुरा है? अनिल ने अपने पैतृक गांव बल्लभगढ़ की ज़मीन सारी बेच दी थी। मकान था जिसमें माँ रहती थी, अपने ड्राइवर के बेटे के साथ, जिसे मकान का पिछला हिस्सा रहने को दे दिया गया था। इससे माँ का अकेलापन दूर होता था। सारा रुपया इकट्ठा करके यहाँ शहर में अस्पताल खोला था। उसकी नौकरी अखबार की थी। शहर में उसका अपना एक नाम था, लेकिन वो पाती थी कि कुछ भी उसकी मर्जी के अनुसार नहीं हो रहा है। पल पल का हिसाब अनिल को देना पड़ता। अनिल हिसाब लगाते कि बस से आने जाने में इतना खर्च होगा और कार छोड़ने जाएगी तो इतना खर्च होगा। घर लौटने पर उसे सब्जी भी लानी होती थी, क्योंकि घरेलू कार्यों के लिए अनिल किसी नौकर को रखने नहीं देते थे। यदि सब्जी में वो 4 बैंगन ले आती तो वे नाराज़ होते कि हम सिर्फ 2 ही हैं खाने वाले। दिव्या अभी सब्जी खाती नहीं है, फिर 4 बैंगन क्यों? एक आलू भी तो उसमें पड़ेगा, इसलिए तुम सिर्फ 2 बैंगन तुलवाया करो। वो सब्जी वाले के समक्ष शर्म से गड़ जाती थी जब गिन गिन कर सब्जी तुलवाया करती, लेकिन सब्जी वाला उसे उबार लेता। ठीक ही तो कहीं न डॉक्टर बाबू, फ्रेश तरकारी ही शरीर के लिए अच्छी हुई है। अनिल अपने ही तर्ज पर चलने वाले इंसान थे। आखिर ये किसके लिए? तुम्हारे और दिव्या के लिए ही तो ना? लेकिन ऐसे वातावरण में वो पली नहीं थी। उसे अपने वेतन का पूरा पूरा हिसाब देना पड़ता। दिन में सिर्फ 1 कप चाय की इजाज़त थी। दिव्या के लिए तो कुछ लाना होता तो वे स्वयं लाते, ताकि वो कुछ अधिक खर्च न कर डाले। तेज सिर दर्द को वे मामूली बताते और उससे घर की व्यवस्था की अपेक्षाएं बीमारी के दौरान भी ज्यों की त्यों रहती। दवा खाने के मामले में लंबा लेक्चर दे डालते। हाँ, अपनी शराब के मामले में उनका कोई समझौता नहीं था और उसे बोलने का कोई हक नहीं। शराब के साथ उन्हें पनीर और टमाटर के स्लाइस अवश्य चाहिए होते। अच्छी तरह वो दिन याद है उसे, जब उसकी शादी को 1 सप्ताह ही हुआ था। मांझी बल्लभगढ़ से ड्राइवर के बेटे के साथ आई हुई थीं। जीजी शादी में आ नहीं सकी थीं, वे अमेरिका में ब्याही थीं। अनिल ने अपने साथी डॉक्टर्स की एक पार्टी अरेंज की थी। मांझी, नौकर और वो किचन में व्यस्त थे। वो महसूस कर रही थी कि पाक कला में इतनी होशियार वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं बना पा रही थी। हर बात पर अनिल टोक रहे थे। इतने टमाटर किस लिए? जब पालक उबली हुई है तो इतनी देर मिक्सी क्यों चली? बोन चाइना का महंगा डिनर सेट बलदेव धोता जा रहा था और वो पोंछ कर रखती जा रही थी। तभी डोगा हाथ से फिसला और वाश बेसन में गिरकर चूर चूर हो गया। मांझी का चेहरा फक पड़ गया, लेकिन वो नॉर्मल ही थी। हाँ, दुख जरूर हो रहा था। कैसे टूटा ये? अनिल बलदेव से पूछ रहे थे। जी, शायद मेम साहब का हाथ लग गया। नहीं, मैं तो इतनी दूर हूँ। बलदेव कुछ बोला, वो भी बोली। तभी अनिल जोरों से चिल्लाए, आपस में तय कर लो किसने तोड़ा है, फिर मुझे बताना।
क्यों टूट गया? जानबूझकर तो नहीं तोड़ा। क्या मुझे वेतन पर लाए हैं कि मैं हिसाब दूं कि किसने तोड़ा? क्षणांश में अनिल ने उसे हाथ पकड़कर घसीटा और किचन से बाहर कर दिया। सभी सकते में आ गए। उसने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक वेल एजुकेटेड व्यक्ति ऐसा भी व्यवहार कर सकता है। पापा की लाडली बेटी यूं एक डोंगे के लिए इस तरह अपमानित भी की जा सकती है? अपमान और गुस्से से उसकी आंखें भर आईं। मांझी के कहने से वो उनका आदर करते हुए तैयार भी हुई, पार्टी अटेंड भी की, लेकिन कहीं कुछ चटक भी गया जो लाख चाहने पर जुड़ नहीं सका। जिस अखबार में वो काम करती थी उसके संपादक सिन्हा साहब उसे बहुत मानते थे। तभी से उसने अपने अखबार के लिए काफ़ी मेहनत की थी। ऐसे ऐसे मुद्दों को खोजकर सामने लाई थी कि अखबार की चर्चा होने लगी थी। शहर में उसकी एक प्रतिष्ठा थी और पहचान का एक विशाल दायरा। सिन्हा साहब कहते हैं कि उसकी कलम में गजब का जादू है। ऑफिस में अंदर आते उसने भी देखा था कि एक लुभावने व्यक्तित्व का व्यक्ति सिन्हा साहब की केबिन में अंदर गया है। ना जाने कैसा आकर्षण था कि वो मिलने को व्याकुल हो उठी। ऐसा लगा कि कभी किसी तस्वीर में उन्हें देखा है, लेकिन कहाँ? आशीष सामने बैठा उसकी परेशानी भांप रहा था। सभी जानते थे कि उम्र में छोटे से इस लड़के से उसकी गहरी दोस्ती है। जहाँ भी रिपोर्टिंग को जाना होता दोनों साथ साथ जाते। आशीष उठकर उसकी मेज के पास आया और मुस्कुराकर बोला, अरे पहचाना नहीं? क्रिटिक हैं शैलेंद्र जी। क्या ये शैलेंद्र जी हैं? वो बेसाख्ता बोल उठी। तभी फ़ोन की घंटी बजी। सिन्हा साहब ने उसे अंदर बुलाया था। जी सर, उसने केबिन का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। इधर आओ अलका, मिलो। इन्हीं का स्तंभ तुम बरसों से पढ़ रही हो और हमेशा चर्चा करती हो। ये हैं शैलेंद्र कुमार। दोनों ने एक साथ ही हाथ जोड़े। उसके मुंह से अस्फुट सा नमस्ते निकला और वो अभिभूत सी उनकी ओर देखती रह गई। आप कवि भी हैं? उसने पूछा। जी, दुर्भाग्य से, शैलेंद्र कुमार ने कहा, और तमाम लेखकों की बखिया उधेड़ने में माहिर भी। सिन्हा साहब ने कहा तो सभी हंस पड़े। सिन्हा साहब देर तक अलका के बारे में बताते रहे और शैलेंद्र के प्रति उसके स्नेह को भी। हमेशा वो सोचा करती थी कि इतनी सारी जानकारी रखने वाला ये व्यक्ति कैसा होगा, और जब शैलेंद्र सामने बैठे हैं तो उसके शब्द ही मौन हो गए। शैलेंद्र बता रहे थे कि वे वैज्ञानिक हैं और उनका क्षेत्र लद्दाख का सुंदर इलाका है जहाँ कोई चहल पहल नहीं है, बस दूर दूर तक फैली बर्फ है। उफ, कितना विरोधाभास है आपकी नौकरी और रुचि में। शैलेंद्र हंस पड़ते हैं। आशीष आकर खड़ा हो गया। क्या भूल गई अलका जी कि आज हमारी कैंटीन में मूंग की दाल के बड़े बनने का दिन है? आशीष ने कहा। ओह सचमुच, न चाय न नाश्ता, कुछ भी याद नहीं रहा। क्या सचमुच इस व्यक्ति से अनजाने अनदेखे इतना लगाव रखती थी वो? अरे तुम बरसों से जिसे इतनी शिद्दत से पढ़ते आए हो वो जब सामने हो तो कैसा लगता है। दूसरे दिन उसने आशीष से कहा तो वो हंस पड़ा। लो गई अलका जी काम से। चल बदमाश कहीं के। लेकिन कुछ था जो उसे भीतर तक भिगो गया था। अब आपकी कहानियों की तारीफ तो शैलेंद्र जी अपने स्तंभ में जरूर करेंगे अलका जी, आशीष ने कहा। जी नहीं, वे वैसे नहीं हैं। तो कैसे हैं, जरा हम भी तो सुने। आशीष मुस्कुरा पड़ा। उस दिन दोनों रिपोर्टिंग करके लौटे तो समुंदर के किनारे चट्टान पर बैठे मूंगफली खाते हुए बतिया रहे थे। आज उसे ऑनरेरियम के रुपए मिले थे जो हमेशा अनिल से छुपा जाती थी। उन रुपयों में दोनों गोलगप्पे, रगड़ा पैटीज और दही बड़े खाते थे। जानते हो आशीष, अनिल देख लें तो जूते पड़ेंगे, कहेंगे रुपए उड़ाए जा रहे हैं। खिलखिलाते हुए उसने कहा। आशीष भी जानता था डॉक्टर अनिल का स्वभाव। वो भी निरंतर बेपरवाह होती जा रही थी। घर में नन्ही सी दिव्या है और ऑफिस में एक प्यारा सा दोस्त, बाकी सहयोगी भी बेहद अच्छे। फिर पत्रकारिता पेशा ही ऐसा है कि उसका मन लगा रहता। शैलेंद्र के पत्र आने शुरू हो गए थे। वो भी तुरंत उत्तर देती, किसी कहानी या राइटअप के बारे में राय भी मांगती। समुंदर की उठती गिरती लहरों के पास बैठकर वो आशीष को शैलेंद्र का पत्र सुनाती। कहीं आप शैलेंद्र जी को प्यार तो नहीं करने लगी अलका जी? सोचूंगी फिर बताऊंगी, लेकिन तुम्हें क्यों जलन हो रही है? कहीं तुम तो मुझे प्यार नहीं करने लगे आशीष? दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। क्या क्या सोचने लगती हैं आप भी, अलहड़ता की भी हद होती अलका जी। रास्ते में लौटते हुए उसने पूछा, क्यों आशीष, ऐसा क्यों पूछा?
कैसा? यही कि शैलेंद्र जी से प्रेम? क्यों, ऐसा नहीं हो सकता क्या? जानते हो ना, मैं शादीशुदा हूँ। तो क्या हुआ? क्या प्रेम सोच समझ कर किया जाता है? क्या प्रेम करने की शर्त है कि वो अविवाहित हो? तुम भी आशीष। लेकिन नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं है। एक बार फिर मौका मिला जब वो शैलेंद्र से मिली। इत्तेफाक था कि उसे और ऑफिस के अन्य सहयोगियों को सेमिनार अटेंड करने भेजा गया था। आशीष को अपने घर जाना था क्योंकि उसकी माँ बीमार थी। वो साथ नहीं चल पाया था। उन्हीं दिनों शैलेंद्र जी उसी शहर में थे। उसने महसूस किया था कि लंबे लंबे पत्रों के आदान प्रदान के पश्चात वे काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। शैलेंद्र की ज़िंदगी के बारे में तो उनके चाहने वाले सभी जानते थे। पत्नी की स्मृति को सहेजे उन्होंने ज़िंदगी के 10 लंबे वर्ष अकेले ही बिता दिए थे। सेमिनार में शैलेंद्र जी भी निमंत्रित थे। बाद में रात्रि भोज के समय जब अधिकांश लोग शराब पीने में मगन थे, वो शैलेंद्र के साथ रंगीन मछलियों से भरे कुंड के किनारे अंधेरे में बैठी थी। शैलेंद्र ने उसका हाथ पकड़ा तो उसने हाथ खींच लिया। जानते हैं ना, मैं शादीशुदा हूँ। फिर दोनों ही हंस पड़े। अनिल का सपना पूरा हो रहा है। अनिल की बहन ने अमेरिका से लिखा है कि कार, बंगला, अस्पताल सभी कुछ बेचकर यहाँ आ जाओ। अस्पताल खोलो, जो कम पड़ेगा मैं वो दूंगी। वो जानती है अनिल जो चाहते हैं वही करते हैं। वो ज़रूर जाएंगे। सचमुच वो अनिल से कभी उस ढंग से जुड़ नहीं पाई। बस एक पुरुष वर्चस्व से डरी सी समर्पित होती आई है। नौकरी नहीं होती तो वो सचमुच पागल हो गई होती। वो दूसरे ही आदर्शों उसूलों में पली बढ़ी थी। निरंतर बहस करती रही कि अपना देश क्या बुरा है, देश ने तुम्हें डिग्री दी है और तुम अपनी सेवाएं दूसरे मुल्क को दो, ये ठीक नहीं है, यहीं रहो। लेकिन अनिल अपने निश्चय पर अडिग थे। एक छोटा सा फ्लैट लेकर वो दिव्या के साथ शिफ्ट हो गई। अनिल ने कहा कि वे जाते ही दोनों को बुलाने का करेंगे। अनिल चले गए। कुछ समय बाद उनका फ़ोन आया, अस्पताल बन रहा है, वहीं ऊपरी मंजिल पर रहने का होगा, लेकिन अमेरिका की नागरिकता। जीजी फ़ोन पर बताती हैं, समझा करो अलका, अनिल के जीजा जी की तलाकशुदा चचेरी बहन है, उसके एक बेटा भी है और वो अमेरिकन नागरिक है। ऐसा नहीं है कि अनिल तुम्हें छोड़ रहा है, लेकिन नागरिकता लेने के लिए ज़रूरी है। एक बार नागरिकता मिल जाए फिर सब कुछ पूर्ववत ही होगा। तुम्हें तो यहाँ आना ही है, तुम क्यों घबराती हो? जुड़े ही कब थे जो टूटने का दुख। आंखों में आंसू भर उसने आशीष को बताया। आशीष ने उसकी दोनों पलकों को अपनी हथेलियों से बंद किया और आंसुओं को हथेलियों में भर लिया। एक एक आंसू की कीमत चुकानी होगी डॉक्टर अनिल को, देखना। जाने दो आशीष। आशीष उदास ना हो इसलिए वो अपनी पीड़ा पर पर्दा डाल देती है। चलो आज कहीं दूर घूमने चलें, ऐसे समुद्र तट पर जहाँ कोई ना हो। शैलेंद्र को लिखे पत्र का उत्तर सामने पड़ा था। पूछना क्या है अलका, इस घर का कोना कोना तुम्हारा है, बस आ जाओ। बार बार उसने पत्र को पढ़ा था, मानो कहीं अक्षर भी धोखा न दे जाएं। अटैची में कपड़े डाले और आशीष को फ़ोन पर कहा, आज रात की ट्रेन से निकलना है। ऐसी क्या मजबूरी है अलका जी, कैसे होगा आज का ही टिकट? पत्रकार हो, कुछ भी कर सकते हो, ऐसी बातें शोभा नहीं देती। रात 9:30 की गाड़ी है, स्टेशन पर 8:30 पर पहुंच जाऊंगी। नहीं जानती कैसे, लेकिन जब स्टेशन पर आशीष दूर से आता दिखा तो उसने चैन की सांस ली। वो पहला प्रवास था शैलेंद्र के घर का जब वो बंधन मुक्त थी। स्टेशन पर वे लेने आए थे, शैलेंद्र और वो नेपाली लड़का जिसने 5 मिनट में 5 बार सलाम ठोका था। घर पहुंचकर वो हैरत में पड़ गई। एक पूरा कमरा किताबों पत्रिकाओं से भरा था, दूसरा कमरा विज्ञान के अनुसंधान किए प्रयोगों और पौधों से भरा, जीवित और सूखे दोनों प्रकार के पौधे। और एक कमरा उनकी स्वर्गीय पत्नी का, मानो पत्नी अभी अभी उठकर कहीं गई हो। वहीं उसी कमरे में जाकर नेपाली लड़के ने उसका सामान रखा था और वहीं पहली बार शैलेंद्र ने उसे बाहों में भरा था। ये मेरी पत्नी का कमरा है और आज से तुम्हारा। तुम जब यहाँ आओगी यहीं रहोगी, बेबाक निडर। मुझे किसी का डर नहीं है, किसी की परवाह नहीं है। रात बालों में फूलों की वड़ी लगाते हुए वे दोनों ही भावुक हो उठे थे। उसकी आंखों में न जाने कितने सपने तैर गए थे। सबके अपने अपने जीने के तरीके होते हैं, स्वभाव होते हैं, लेकिन शायद उसने ऐसी ही ज़िंदगी चाही थी। 7-8 दिन पलक झपकते बीते थे और फिर लौटना निश्चित हो रहा था। सब कुछ अनिर्णित ही था।
एक आशा मन में कहीं थी कि शायद शैलेंद्र रोक लें, शायद कोई प्रस्ताव रखें, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। बस लंबे लंबे पत्रों का आदान प्रदान होता रहा। इस बीच वो भी 2-3 बार लद्दाख गई और शैलेंद्र भी उसके पास आए। उदासी के बीच ही उसने फैसला कर लिया था वो इस बच्चे को जन्म देगी। दूसरे दिन उसने जाने का फैसला कर लिया। शैलेंद्र उससे नज़रें चुराते रहे, दोनों साथ ही निकले। लेकिन ये प्रथम बार था कि शैलेंद्र अपने सहयोगियों के साथ दूसरी दिशा में जा रहे थे और वो नेपाली लड़के के साथ जीप से स्टेशन की ओर। नहीं, रोना तो है ही नहीं अलका जी, मिलते ही आशीष ने कहा था। पहली घटना डॉक्टर अनिल के साथ विवाह, फिर उसका अप्रत्याशित रूप से टूटना। लेकिन शायद वो आपके वश में नहीं था। लेकिन शैलेंद्र जी के साथ प्रेम फिर जरूरी तो नहीं अलका जी। जिसके पास कलम की ताकत हो वो जिंदगी की लड़ाई में भी उतना ही ताकतवर होगा। डरपोक साहित्यकार, बेसाख्ता उसके मुंह से निकला था। तुम प्रेम का दावा करो, अपरिभाषित मंगलसूत्र पहनाओ, पत्रों में बड़ी बड़ी बातें करो, स्त्री देह के लिए कहो कि ये तुम्हारी देह है, स्वयं तुम्हारी, इस पर अपना अधिकार समझो। क्यों डरती हो सबसे? और कोख पर सिर्फ तुम्हारा हक क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे वीर्य से उपजी संतान है। वाह मेरे साहित्यकार मित्र, तुमसे डरपोक और कौन होगा इस संसार में? क्यों कहते हो कि कलम में क्रांति की ताकत होती है? अरे पहले इन लड़ाइयों को तो सुलझाओ, अपना आंगन तो पहले सहेजो, फिर स्त्री विमर्श और स्त्री देह पर बोलो। तुम अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर सकते शैलेंद्र। तुम मेरी संपूर्ण भावनाओं के और इस उम्र में भटकाव के दोषी हो। मेरी प्रेम की तपस्या को चुनौती दी है तुमने। देखती हूँ इस कसौटी पर कौन खरा उतरेगा। नहीं, मैंने पाप नहीं किया आशीष, मैंने प्रेम किया है। प्रेम और शरीर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मैं समर्पित हुई। ये प्रकृति ही नारी के साथ छलकपट करती है, जो उसके समर्पण का एक रूप, एक आकार दे देती है। उसने शैलेंद्र के पत्रों का उत्तर देना बंद कर दिया, क्योंकि उसमें एक ही आग्रह होता था कि अबॉर्शन करा लो, जबकि अब बच्चा पेट में हलचल करता था। छी, कितने स्वार्थी हो तुम पुरुष। तुम्हारे प्रेम को सहेज रही हूँ। एक स्त्री तुम्हारे बीज को रक्त मांस से सींच रही है और तुम दूर हटना चाहते हो, जबकि मार्ग में कोई अड़चन है ही नहीं। 6वें महीने जब पेट का उभार सामने आया तो उसने ऑफिस जाना छोड़ दिया। आशीष ने बताया कि ऑफिस में अनर्गल बातें उड़ रही हैं और शैलेंद्र के साथ उसे संबंधों को लेकर चटनी की तरह चटकारे लेकर सुनाया जा रहा है। उसी दिन शाम को सिन्हा साहब उससे मिलने घर आए थे। संभव नहीं अलका कि तुम दोबारा नौकरी ज्वाइन कर सको। तुम्हारे पति विदेश में हैं और तुम अवैध बच्चे की माँ बनने जा रही हो। मैं मैनेजमेंट से लड़ चुका हूँ और अब कितना? एकदम संभव नहीं दिखता। क्यों उठाती हो ये सब जोखिम? बच्चे के पिता को कुछ पड़ी है क्या? अच्छा मुझे ये बता ही दो, क्या सचमुच शैलेंद्र कुमार ही? उसने नजरें नीचे झुका ली। कुछ मत कहिए सर, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। बच्चे को नहीं बताना चाहती कि उसका पिता कितना डरपोक है। आप बात करेंगे तो वो अभिमन्यु की तरह पेट में सब सुन लेगा। तुम्हारे साहस की दाद देनी पड़ेगी बेटी। तुमने सही मायनों में उससे प्यार किया है जिसके बच्चे की माँ तुम बनने जा रही हो। उन्होंने सिर पर स्नेहपूर्वक हाथ फेरा। मुझे माफ़ करना बेटी, तुम कितनी असहाय हो रही हो और मैं तुम्हारी नौकरी भी छीने ले रहा हूँ। वे तेज़ कदमों से बाहर निकल गए। आज पहली बार वो सचमुच असहाय महसूस कर रही थी। आर्थिक संकट मुंह बाए सामने खड़ा था। आशीष के कंधे से सिर टिकाकर वो पहली बार फपक कर रो पड़ी। बहुत रो चुकने के बाद जब वो चुप हुई तो आशीष ने कहा, अलका जी कतई अन्यथा ना लें, लेकिन मैं इस बच्चे को अपना नाम देना चाहता हूँ। क्या? वो हैरत से आशीष की तरफ देखने लगी। जानते भी हो क्या कह रहे हो मेरे नादान छोटे से दोस्त? नन्हा नादान नहीं, पूरे 28 बरस का है। होशो हवास में ये कह रहा हूँ। मेरे दोस्त, तुम मुझे इस हद तक चाहने लगोगे मुझे मालूम न था, लेकिन इतना मत चाहो कि ज़िंदगी जीना ही मुश्किल हो जाए। ये मेरी बात का उत्तर नहीं है अलका जी। उसने एक उंगली आशीष के होंठों पर रख दी। चुप हो जाओ आशीष, कभी कभी मौन बहुत सार्थक होता है। जिंदगी कितनी दूभर हो चली थी जब लांछनों का दौर चालू था। पापा बीमार हैं और माँ एक के बाद एक प्रक्षेपास्त्र भेज रही थी। तू पैदा होते ही मर जाती अलका तो हमें गम ना होता, लेकिन इस तरह हमारी छीछा लेदर तो ना होती। उधर 2 साल से डॉक्टर अनिल विदेश में हैं और इधर तू गर्भवती है। वाह मेरी बेटी, अच्छा नाम रोशन किया तूने अपने पिता का और अपने पति का।
ठीक है, अनिल तेरी कसौटी पर खरा नहीं उतरा, पर तू ही कौन सी उसकी कसौटी पर खरी उतरी? जानती है ना, भारतीय पुरुष अपनी मर्जी और इच्छा से जीता है, और हमारी संस्कृति की स्त्रियां उसकी इच्छा और मर्जी को अपनी इच्छा बनाती हैं। पढ़ लिखकर तुम लोगों ने क्या हासिल किया? केवल उच्छृंखलता। कहना चाहा उसने, माँ मैं उच्छृंखल थी कि आपका दामाद, क्या उसने मुझे ले जाना चाहा? जाते ही धन और नागरिकता की ललक ने उससे दूसरी शादी करवा ली और मुझे निरंतर दिलासाएं देता रहा। मैं चाहती तो उसे कटघरे में खड़ा कर सकती थी बिना तलाक लिए। क्या मैं उसकी इच्छा पर समर्पित नहीं हुई? लेकिन माँ फ़ोन पटक चुकी थी। उसी रात लगभग 1 घंटे बाद अनिल का फ़ोन आया। उनकी बहन और स्वयं अनिल ने उसे लानत दी। जीजी ने कहा, तुम्हारे तो रंग ढंग ही ऐसे थे। अनिल ने जो कुछ किया वो ठीक ही था। दिव्या को हम यहीं बुला लेंगे, रहना तुम अपनी अवैध संतान के साथ। लड़की पर तुम्हारा साया भी ना पड़े, यही हम चाहते हैं। वो मुस्कुरा पड़ी। वाह वाह जीजी वाह। जाते ही अनिल की शादी अपने पति की बहन से कर दी, और फिर इतने तेवर। वो संतुष्ट थी कि दिव्या पंचगनी के हॉस्टल में थी और कोई उसे छू भी नहीं सकता। उसने मन ही मन सोच डाला। सुबह 4 बजे के करीब जब पूरा चादर खराब हुआ तो घबरा उठी। आशीष को केयर ऑफ नंबर पर फ़ोन किया। एकदम आधे घंटे के भीतर आशीष उसके समक्ष खड़ा था। उसे अर्ध बेहोशी की हालत में लेकर वो अस्पताल पहुंचा। कौन है इनके साथ? डॉक्टर ने आशीष की तरफ देखकर पूछा। आप इनके पति? जी नहीं, मैं इनका मित्र हूँ। इनके पति विदेश में हैं। ओह, साइन करें, तुरंत ऑपरेशन करना होगा इनका। आशीष घबरा उठा। दौड़ भाग शुरू हो गई। सुबह सूर्योदय के समय बेटे का जन्म हुआ। 2 घंटे बाद उसे होश आया। सूखे पपड़ाए होंठों पर जीभ फिराई। दर्द से चेहरा मलिन है। शैलेंद्र, अस्फुट सा स्वर। आशीष भीग उठा। ये प्रेम महान है। वो आंखें मूंदे बार बार पानी मांगती। आशीष उसके होंठों पर गीली रुई घुमाता रहा। पानी मना है अलका जी। डॉक्टर आकर उसे देख गए थे। 4 घंटे बाद कुछ लिक्विड दीजिए, सूप, कॉफ़ी इत्यादि। आशीष सूप बनाने घर चला गया। गरम सूप, कॉफ़ी और फल। तब तक वो पूरे होशो हवास में आ गई थी। बहुत तंग कर रही हूँ ना आशीष? बेटा देखा? बिल्कुल शैलेंद्र, जैसे कहते कहते वो रुक गया। फिर कहा, मुझ पर गया, आप मुझे देखती थी ना इसलिए। हंस पड़ा आशीष। बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, फादर का नाम मांगती नर्स आकर बार बार कहती है, और वो कहे जा रही है, बस मेरा ही नाम। आशीष कहता है, नाम देने में हर्ज क्या है? नहीं, वो इंसान जब नहीं चाहता तो क्यों? समझते नहीं हो तुम आशीष। प्यार ने आपको खानाबदोश बना दिया, आशीष कहता है। इस शहर में नौकरी करनी नहीं है, अब आखिर करूँगी क्या? आशीष, मैं तो पत्रकारिता से अलग कुछ सोच ही नहीं पाती। ट्रैक बदलना मेरे लिए बेहद मुश्किल होगा, कहने लगी। सिन्हा साहब घर आए, बच्चे को आशीर्वाद दिया और कहने लगे, तुम तो पहाड़ की बेटी हो, जाओगी पहाड़ी इलाके में नौकरी करने? टीचर की जॉब है, रहने के लिए मकान मिलेगा, मेरे ही परिचित हैं, उनका रेजिडेंशियल स्कूल है, तुम हाँ कहो तो बात करूं। वो सहज तैयार हो गई। सामने कोई विकल्प था ही नहीं। आशीष सामान पैक करते निरंतर उदास था। बिना रिश्तों के कोई कितना अपना हो सकता है, ये उसने आशीष के साथ ही जाना था। साहित्य की जिस छलावना भरी दुनिया से वो भागी थी, इन नन्हे बच्चों के साथ वो सुकून महसूस करती थी। सौरभ घुटनों चलने लगा था। कई बार वो सोचा करती है, जब तुम्हारे भीतर सामाजिक साहसहीनता है तो तुम उस हद तक तुम जाते क्यों हो? अगर कलम पकड़ने से भी तुम्हारे अंदर नैतिक साहस नहीं आ पाता तो क्यों पकड़ते हो कलम? एक स्त्री की ज़िंदगी से तुम्हें खेलने का क्या हक था? क्यों पहनाते हो उसे अपरिभाषित मंगलसूत्र? अब छोड़ दिया मैंने तुम्हारी वो दुनिया, स्वतः बुदबुदाती है वो। आशीष का लंबे समय के बाद पत्र पाकर वो खिल उठी थी। उसने लिखा था, प्रेस के कार्य से गोवा गया था, वहाँ चित्रा नाम की लड़की से परिचय हुआ, साथ में चित्रा का पत्र भी था। लिखा था, आपके बारे में सब कुछ बताया आशीष ने, लेकिन अलका जी, आशीष मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, वो मुझ में आपको ढूंढते हैं। मैं इस बात को लेकर दुखी नहीं हूँ, बल्कि मुझे हैरानी होती है कि आपने दोस्ती की मिसाल कायम की है। आप दोनों ने एक दूसरे को कितना निस्वार्थ स्नेह दिया है। आंखें भर आईं उसकी। मुक्त करना ही होगा आशीष को। प्यारा सा पत्र लिखने बैठ गई वो। ये भी लिखा कि सौरभ ने 3रा वर्ष पूरा किया है, बेहद सुंदर गुदगुदा बच्चा है वो, बोलने भी लगा है, माँ का नाम बताता है।
सौरभ के कारण मैं संभल भी गई हूँ, उतनी टूटी नहीं जितना तोड़ा है इन दो पुरुषों ने अपने अपने स्वार्थों के चलते। आशीष का फिर पत्र आया। चित्रा खूब समझती है, उसमें तनिक भी आपको लेकर ईर्ष्या नहीं है। वो जानती है मेरा आपके प्रति अपार स्नेह। आप जानती हैं अलका जी, मैंने कभी सड़े गले रीति रिवाजों को नहीं माना। मैं तो जनवादी विचारधारा का व्यक्ति हूँ। चित्रा अच्छी लगती है, लेकिन वो कभी भी अलका नहीं हो सकती। अब मैं और चित्रा बगैर वैवाहिक रीति रिवाजों के साथ रहेंगे। माँ नाराज़ हैं, कहती हैं घोर कलयुग आ गया है। अरे कोई मान्यता है बिना 7 फेरों की, मांग में सिंदूर भरे बिना? आप ही बताइए अलका जी, चुटकी भर सिंदूर, सप्तपदी के समय ली गई शपथ, कोई अर्थ रह जाता है? जब एक प्यार भरी समर्पित महिला को उसका पति ढेरों वायदे करके 7 समुंदर पार जाता है, कितने अर्थहीन और खोखले रिवाज हैं, है ना? और हाँ, शैलेंद्र कुमार का पत्र आया है। वे आजकल स्टेट्स में अपने बेटे के पास हैं। वे शीघ्र ही भारत आएंगे। आपका पता भी मांगा है। मैंने सौरभ के बारे में कुछ नहीं लिखा है, आप ही बताएंगी तो ज़्यादा अच्छा है। आशीष को मना करने और पत्र लिखने में समय बीतता गया। वो तब तक उसका पता भेज चुका था। घर के सामने बने छोटे से लॉन में वो सुबह सुबह आराम कुर्सी पर बैठकर चाय पीती थी। सुबह हल्की सी धूप पहाड़ों पर धीमे धीमे उतरती थी और लॉन में लगे पेड़ों की फुनगियों पे धूप चमकने लगती थी। तब पहाड़ों का पिछला हिस्सा अंधेरे में डूब जाता था। सुबह सुबह सौरभ भी साथ आ जाता था और लॉन की घास पर कुलाटियाँ भरता था। हवा में ठंडक रहती थी। सामने से जो व्यक्ति आते दिखे, यदि नज़रें धोखा नहीं दे रही हैं तो वे शैलेंद्र ही थे। वो अचकचा कर खड़ी हो गई। आप कैसी हो अलका? उसने नज़रें झुका ली। समय असमय आए इन आंसुओं का क्या करे वो? क्यों भीगती हैं इतना आँखें? बैठिए। अपनी कुर्सी उसने अपनी तरफ खींच दी। दूसरी कुर्सी वो भीतर से उठा लाई। कैसे हैं? कैसा दिख रहा हूँ? वे घास पर खेलते सौरभ को एकटक देखने लगे। अभी भी आपका स्तंभ चल रहा है? हाँ, क्यों पत्रिकाएं नहीं देखती? नहीं, मैं अब साहित्य की दुनिया से दूर हट चुकी हूँ। उन्होंने सौरभ को तब तक गोद में उठा लिया। कहना चाहा उसने, नफरत हो गई है मुझे साहित्य से, लेकिन कहा नहीं। सौरभ उनसे बातें करने लगा। वे जो कुछ पूछते बताता जाता। माँ का नाम क्या है, अपने दोस्तों और आंटियों का। उसने उनकी जेब से पेन खींच लिया और लॉन में फेंक दिया। उसने झुककर पेन उठाया और सौरभ से कहा, क्या करते हो सौरभ? ये एक साहित्यकार की कलम है जिससे वो सारी दुनिया को बदलने का दंभ भरता है, इसको फेंकते नहीं हैं। कहकर वो अंदर चली गई। चाय लाती हूँ। वे भी सौरभ को उठाए भीतर आ गए। स्पष्ट जानती है वो, उनके मन में सौरभ को लेकर अनेक शंकाएं होंगी। क्या उसके संपूर्ण समर्पण को उन्होंने महसूस किया होगा? अपने कैरियर को तिलांजलि देकर वो यहाँ पड़ी है गुमनाम सी। क्या इस बारे में वे सोचते होंगे? शैलेंद्र की आंखों में सौरभ को लेकर ढेरों प्रश्न हैं, अपेक्षा भी कि अलका कुछ बताएगी। वे उससे नज़रें भी चुरा रहे हैं, उसने स्पष्ट जाना। ट्रे में चाय और कुछ नाश्ता रखते हुए बोल पड़ी, घबराएं नहीं शैलेंद्र जी, ये कभी नहीं जान पाएगा कि इसके पिता कौन हैं। वो मुस्कुरा पड़ी। फुनगियों पर धूप कुछ और गहरी होने के लिए मचल पड़ी। आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध लेखिका प्रमिला वर्मा जी की लिखी हुई कहानी फुनगियों पे धूप। उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।